हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज का सेशन है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। राइट, मतलब आप आज जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में संघर्ष आ रहे हैं, उनसे डरो मत। वो आपको एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं आपके आने वाले कल में। जो भी आपके को ताकत चाहिए ना, मजबूती चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट चाहिए, उस चीज़ के लिए आज आप बुक्स पढ़ रहे हैं, मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हैं, मल्टीपल सेशंस देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे अपना कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें कल आपको 3 घंटे के एग्ज़ाम पेपर में क्या लिखना है उसके लिए प्रिपेयर कर रही हैं। राइट, तो आज के जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं उनसे डरिए मत, उनको हंस के एक्सेप्ट कीजिए, ये सोच के कि मुझे कल इस स्ट्रेंथ की, इस नॉलेज की, इस हर एक चीज़ की ज़रूरत है जो आज मेरे पास आ रही है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, किसी भी स्ट्रगल से डरिए मत। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या है। आर्टिकल ऑलरेडी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा अलॉन्ग विद पीडीएफ एंड ऑडियो एक्सप्लेनेशन। ओके, मैं बेसिक आपको जिस्ट बता देती हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान में एक बिल पास किया गया जिसका नाम था राइट टू हेल्थ बिल। ठीक है, इसके अंदर में इन्होंने क्या किया है कि फ्री कंसल्टेशन, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक, इमरजेंसी केयर, ये सब जो है हर एक सरकारी अधिकार हॉस्पिटल में राजस्थान में जितने भी लोग रहते हैं उनका मौलिक अधिकार है और उनको मिलने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें सिर्फ यही चीज़ें नहीं आती, इसमें वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आते हैं जिनको जो ज़मीन है या तो कंसेशन पे मिली है या फिर सरकार द्वारा दान की गई है हॉस्पिटल। आपको पता है ना, कई दफ़ा होती है कि ये ज़मीन यहाँ के किसी राजा महाराजा ने दान करी है या फिर ये ज़मीन सरकार ने उनको कम रेट में दी है हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो वो हॉस्पिटल्स भी इसके अंडर में आते हैं, इस पॉलिसी के अंदर में। और ये पिछले पास्ट कुछ 5-6 दिन से ना राजस्थान में बहुत भारी डॉक्टर्स की स्ट्राइक वगैरह चल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। ठीक है, वो इसी बिल की वजह से। अब ये कह रहे हैं कि इस बिल में सारे जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, ज़रूरी कायदे कानून थे, वो पूरे कर दिए हैं। ठीक है, राइट बॉक्सेस सारे टिक कर दिए हैं। अब हुआ क्या है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट के भी कई सारे वर्डिक्ट्स हैं जिसमें कि राइट टू हेल्थ जो है वो राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है, उसके अनुसार बताया है कि राइट टू हेल्थ जो है वो राइट टू लाइफ के अंडर में आता है, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, अब राजस्थान गवर्नमेंट को, अब जो हमने बात करी कि प्राइवेट सेक्टर वाले डॉक्टर्स स्ट्राइक पर है, वो स्ट्राइक पर क्यों है, उनके कुछ मुख्य कंसर्न है। ठीक है, उनका सबसे पहला कंसर्न ये है कि अगर इमरजेंसी कोई केस आया, ठीक है, अब आपको पता है इमरजेंसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर एक हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन अब क्योंकि राइट टू केयर, फ्री हेल्थ केयर हो गया है, तो अगर सपोज करो एक बोन हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको ज़मीन सरकार ने दान करी है, लेकिन वो है बोन स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ठीक है, ऑर्थो का हॉस्पिटल है वो। ओके, तो अब यहाँ पे कोई इमरजेंसी केस आएगा, सपोज कोई एक्सीडेंटल केस आ रहा है, उसकी जो हड्डियाँ ठीक होंगी वो तो चलो ये ठीक कर देंगे, है ना, बट उससे पहले ये है कि उसको जो ट्रॉमा, जिस भी चीज़ से वो गुजर रहे हैं मल्टीपल जगहों पे, तो हर एक डॉक्टर हर एक चीज़ डील करने के लिए नहीं होता ना। इमरजेंसी के डॉक्टर्स अलग होते हैं, स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, हर एक चीज़ का आपको पता है ह्यूमन बॉडी कितनी वाइड है। तो अगर कोई इमरजेंसी केस आया और जिसमें वो फेल हो गए, अगर उसको ठीक करने में वो नहीं कर पाए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अगर मेरे को पहले ही पता है कि मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हूँ, अब अगर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है तो मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट जाके नहीं देख सकती ना। अगर मैंने बीए करा है तो मैं इंजीनियरिंग की फील्ड का जाके नहीं देख सकती काम। राइट, तो वही चीज़ है कि अगर वो इमरजेंसी को नहीं ट्रीट कर पाए तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उनका लाइसेंस रद्द, जबकि उनके कोई कसूर नहीं था, वो तो हेल्प भी करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये उनका कंसर्न है, उनको डर है इस चीज़ का। ओके, तो इस वजह से उन्होंने स्ट्राइक करे थे। अब ये है
कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ अनक्लियर भी हैं, लेकिन ये है कि जो राइटर हैं उनने मोटे मोटे तौर पे इसका स्वागत करा है। काफ़ी अच्छा बिल है, काफ़ी सही तरीके से अगर हम इसको अप्रोच करें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और जो गरीब जनता है या फिर कोई इमरजेंसी केस हो जाता है तो उसमें भी ये देखा जाता है कि आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ में बाकी फॉर्मेलिटीज़ में आप उलझे रहते हैं, या पुलिस केस बनेगा या फलाना होएगा, या फिर हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी फैसिलिटीज़ में ये चीज़ें नहीं हैं या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो ये सब चीज़ों से हमको जूझना नहीं पड़ेगा। तो आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि राजस्थान में, मुझे नहीं पता बाकी स्टेट्स में है या नहीं, बट व्हेन आई वाज स्टडिंग देयर तो मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि राजस्थान में ऑलरेडी एक ऐसी हेल्पलाइन सर्विस चालू है जिसमें सपोज करो कि आप अपने घर पे हैं, आप बीमार हैं, आपको आसपास कोई कन्वीनियंस नहीं मिल पा रहा है, या आप जा नहीं पा रहे, या फिर आपके पास बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हैं घर पे लेकिन आपको नहीं पता कौन सी मेडिसिन किस लिए यूज़ होनी है, तो आप क्या कर सकते हो, उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनको बता सकते हैं मेरे पास ये मेडिसिन पड़ी हैं और मेरे को ये प्रॉब्लम है, और वो आपको उन्हीं मेडिसिन में से अगर कोई इफेक्टिव मेडिसिन है तो आपको वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये मेडिसिन ले लो, ठीक है। और जो अगर आपको कोई कंसल्टेशन लेना है तो आप फ़ोन करके भी उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, और ऐसी मेडिसिन बताने की बजाय कि जो किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्टोर पर मिलेंगी, वो ऐसी जेनरिक मेडिसिन के नाम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी भी राजस्थान में अवेलेबल है, और ये भी कांग्रेस टाइम पे, जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, ओके। और अब ये बिल आना, ये एक और अब बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। और इस बिल के अंदर में उन्होंने ये चीज़ें भी करी हैं कि आपको जो है जो लोग हैं, रहने वाले हैं, उनके ऊपर भी ये ड्यूटीज़ ऑफ रेजिडेंट्स भी बताया है कि आपको डॉक्टर को सारी जानकारी देनी है, और जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे वहाँ पे काम करने वाले हेल्थ केयर अदर वर्कर्स हैं, है ना, तो उन सबको आपको रिस्पेक्ट के थ्रू रिस्पेक्ट देनी है, डिग्निटी के साथ में ट्रीट करना है, ठीक है, इज्जत के साथ में। क्यों? क्योंकि हमने पिछले कुछ टाइम में देखा, खास तौर पे कोविड के टाइम पे और ये पिछले कुछ सालों में हमने ये चीज़ पाई है कि अगर कोई भी इलाज गलत हो गया या कहीं पे डॉक्टर, बहुत सारे केसेस और डॉक्टर दूसरे पेशेंट को देख रहा है, तो उनके परिजन जो है वो एकदम हाथापाई पे आ जाते हैं डॉक्टर्स के साथ में, नहीं नहीं हमारे पेशेंट को देखो, या हमें ज़्यादा ज़रूरत है। या फिर कोविड के टाइम पे हमने देखा कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स उनके हेल्प के लिए जा रहे थे उनको भी मार मार के भगा रहे थे। तो ये भी उस चीज़ में मेंशन है कि जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको ये ज़रूरी है, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को डिग्निटी के साथ में ट्रीट करें, ठीक है। और भी बहुत सारी इसके अंदर कुछ अच्छी बातें कही गई हैं, जैसे कि उनने ये भी कहा है कि आपको अपने जो भी पेशेंट है उससे कंसेंट लिए बिना कोई भी इलाज चालू नहीं करना। अब आप बोलेंगे वो तो वैसे भी लेते ही हैं कंसेंट, लेकिन क्या होता है कि हमें कंसेंट तो लिया जाता है, जैसे किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो उसको बोल दिया आप पेसमेकर डलवा लो तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये बोल दिया। लेकिन पेसमेकर डलवाने के रिस्क क्या क्या रहेंगे, ऑपरेशन के क्या रिस्क रहेंगे, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें नहीं बताएगी। तो आपको प्रॉपर डिस्क्लोज करनी है हर एक चीज़, क्योंकि बाद में ऐसा कुछ भी इफ एंड बट होता है तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी एज अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इसमें मेंशन करी गई। तो आर्टिकल आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। Which statement is incorrect with respect to the passage? The bill requires patients to provide all relevant information to the doctor, सही है इतनी सी लाइन, and treat healthcare providers with disrespect, कि उनको आपको अच्छे से रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको ओए तू क्या कर रहा है, ओए तू करता है कि नहीं करता है, तू मेरे को मेडिसिन दे, ऐसे करके बोल सकते हैं। इट इज़ सो अनरियल एंड सो रूड। मैं बोल रही हूँ तो ये इतना बुरा लग रहा है ना। द राइट, तो ये तो गलत है। द राइट टू हेल्थ बिल कवर्स ओनली पब्लिक हॉस्पिटल, इसमें सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स आते हैं, ये भी गलत है। इसमें सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स नहीं आते, वो हॉस्पिटल्स भी आते हैं जो कि सरकारी ज़मीन पे, सरकारी कंसेशन वाली ज़मीन पे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है। द बिल्स प्रोविजंस आर कंसिस्टेंट विद सेवरल सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स,
कि वो सुप्रीम कोर्ट, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स हैं उनके साथ में चल रहे हैं, ठीक है, उनके साथ के उनके अनुसार है, अनुरूप है, तो ये तो सही है। मेडिकल सर्विसेज इन राजस्थान हैव बीन डिसरप्टेड ड्यू टू अ स्ट्राइक बाय प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ये भी सही है, पिछले 5-6 दिनों से वहाँ पे स्ट्राइक चल रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द पैसेज आर्ग्यूज दैट द डॉक्टर पेशेंट बाइनरी इज द आइडियल वे टू फ्रेम मेडिकल एथिक्स डिबेट्स इन इंडिया। कह रहे हैं कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो रिश्ता है वही एकमात्र तरीका है कि हम कोई भी मेडिकल डिबेट यहाँ पे कर सकें इंडिया में, तो ये तो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर पेशेंट के बीच के रिश्ते की क्यों बात है? हर एक की अपनी इंडिविजुअल ज़रूरत की, हर एक की अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट की, जो उनको सपोर्ट चाहिए उसकी ज़रूरत की बात है, ठीक है। ये थोड़ी है कि डॉक्टर पेशेंट के बीच का रिश्ता है उसी के ऊपर सारे मेडिकल डिबेट्स होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। द राइट टू हेल्थ बिल इज कंसिस्टेंट विद द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। हमने पढ़ा अभी कि राइट टू हेल्थ बिल जो है वो राइट टू लाइफ बिल के अंडर में आता है, जो कि आर्टिकल 21 का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। राजस्थान बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लेजिस्लेट अ राइट टू हेल्थ, बिल्कुल सही कि राजस्थान एक पहला इंडिया का स्टेट बन गया जहाँ पे राइट टू हेल्थ वाला एक बिल पास हुआ है और लागू किया जाने वाला है, ठीक है। सो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What key rights does the right to health bill provide to the residents of Rajasthan? कि क्या उनके rights मिल जाएंगे उनको? सबसे पहला, the right to free consultation, drugs, diagnostics and emergency care at all public hospitals, ठीक है, सही है। हमने पढ़ा था कि उनको सभी पब्लिक हॉस्पिटल्स में फ्री कंसल्टेशन, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक, इमरजेंसी केयर सब मिलेगा, ठीक है। सेकेंड देखते हैं ऑप्शन, द राइट टू फ्री कंसल्टेशन एंड ड्रग्स ओनली, सिर्फ कंसल्टेशन और ड्रग्स, यानी कि सिर्फ डॉक्टर देखेगा और जो दवाइयाँ हैं वो, आगे का डायग्नोस्टिक, इमरजेंसी हेल्थ केयर, ये सब का कुछ लेना देना नहीं है, एट ओनली एट, और वो भी सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। द राइट टू फ्री डायग्नोस्टिक्स एंड इमरजेंसी केयर ओनली एट सेलेक्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, कि कुछ गिने चुने मल्टी स्पेशलिटी, अब ये चीज़ ध्यान रखना, मल्टी स्पेशलिटी मतलब क्या हो गया, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज करो कि एक ऑर्थो का क्लिनिक है, ऑर्थो का हॉस्पिटल है, तो उसमें आप एक्सीडेंट पेशेंट को ले जाके इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दिलवा पाएंगे, बिकॉज वहाँ पे उस तरीके का डॉक्टर ही नहीं अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो मल्टी स्पेशलिटी मतलब वो हॉस्पिटल जिसमें बहुत सारे फील्ड के डॉक्टर्स हो, जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, मैक्स है, फोर्टिस है, ये सब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है ना, तो इनमें क्या होंगे, इनमें हर फील्ड के हर तरीके के डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, राइट। तो बोल रहे कि सिर्फ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, वो भी गिने चुने, सिलेक्टेड, तो ये भी गलत है। द राइट टू फ्री कंसल्टेशन, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक एंड इमरजेंसी केयर ओनली एट गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्लिनिक्स, ये भी गलत है, सिर्फ सभी पब्लिक हॉस्पिटल्स पे। और दूसरा क्या है इसमें एडेड, कि उन हॉस्पिटल्स में जो जिनको ज़मीन वगैरह जो लीज पर या कम रेट पे या कंसेशन प्राइस पे दी गई या दान में दी गई है, वो हॉस्पिटल्स, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What concerns do private medical practitioners have regarding the right to health bill? उनको यही चिंता थी कि अगर हम कोई ऐसे इमरजेंसी सर्विस नहीं दे पाए तो हमारे ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, हमें उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ठीक है। और जब हम उस चीज़ में एक्सपर्ट ही नहीं है, मैंने जैसे कि आपको उदाहरण दिया कि अगर मैंने बीए करी है तो मैं इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकती, है ना, मैं थोड़ी जाके लेकर एक ट्यूबवेल बोल रही हूँ, एक टरबाइन खोलने लग जाऊंगी, नहीं ना कर सकती वो मैं, तो वो मेरी स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है। अगर मैंने नहीं किया हो तो मैं किसी की भी गाड़ी उखाड़ खोल के, इंजन खोल के वो करने नहीं लग जाऊंगे, पेचकस नट वगैरह लेकर कि जी आज मैं करती हूँ, खोलती हूँ, देखो क्या निकलता है इसमें से, वो तो नहीं कर सकते, राइट। और ह्यूमन लाइफ की बात है, रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते। दे वरी अबाउट द पोटेंशियल इंक्रीज इन पेशेंट नंबर, उनको इस बात की चिंता है कि इससे पेशेंट्स का नंबर बहुत बढ़ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। पेशेंट्स का नंबर बढ़ जाएगा तो उनको क्या परेशानी है, ठीक है, आए पेशेंट्स, पैसे दें जाएं,
इलाज करवाए जाएं, उससे उनका तो बल्कि अच्छी बात है ना अगर पेशेंट्स बढ़ जाएंगे तो। दे फियर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड इमरजेंसी सर्विसेज दैट माइट बी बियॉन्ड देयर एक्सपर्टीज। बोल रहे हैं कि वो जिस चीज़ में वो स्पेशल एक्सपर्ट नहीं है उस तरह के ट्रीटमेंट वो नहीं दे पाएंगे, और अगर उसमें वो फेल होते हैं यानी कि वो नहीं दे पाते हैं तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर कुछ भी XYZ सिचुएशन होती है तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और इस चीज़ का डर उनके मन में है। तो ये सही बात है, हमने पढ़ा ये चीज़। दे आर कंसर्न अबाउट लूजिंग देयर लाइसेंसेस टू प्रैक्टिस मेडिसिन, कि उनको इस बात की चिंता है कि उनसे उनका मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस ले लिया जाएगा, तो इस बात की चिंता नहीं है उन्हें। दे बिलीव दैट बिल विल रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, उनको ये लगता है कि इस बिल की वजह से हेल्थ केयर सर्विस की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं बल्कि और इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अभी तक जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं वो यही मान रहे हैं कि और इम्प्रूव हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the tone of the passage regarding the right to health bill passed by the Rajasthan Assembly? ठीक है, देखो उन्होंने ना, जैसे हमने पढ़ा कि सारे राइट बॉक्सेस चेक कर दिए है ना, या फिर अच्छा कदम है, उनकी खुशी पीठ थपथपाने वाली बात है, तो काफ़ी सपोर्ट करा है। सिर्फ एक दो जगह पे जहाँ पे उन्होंने उनकी चिंता जाहिर करी है कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं, डर हैं, तो उनने इसके ऊपर भी कहा कि आप ना उनके कंसर्न भी दूर करने आपको ज़रूरी हैं, बट ओवरऑल उन्हें सपोर्ट करा, अच्छा बताया। ठीक है, तो काफ़ी सपोर्टिव है, बिल्कुल सपोर्टिव है, क्रिटिकल नहीं है, वो कहीं पे भी उनकी निंदा नहीं कर रहा है, कटाक्ष नहीं, उनको गलत नहीं बता रहा है, न्यूट्रल भी नहीं है, उनने अपना एक ओपिनियन बताया, ये काफ़ी स्वागत करने वाला स्टेप है, सरकास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑप्शन ए सपोर्टिव। What is which of the following best represents the main theme of the passage? ठीक है, इन्होंने एक राजस्थान में बिल पास हुआ, राइट टू हेल्थ बिल। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या अच्छी बातें थी, क्या जो कंसर्न है, जो स्ट्राइक चल रही है पिछले 5 से 6 दिनों में जो स्ट्राइक चल रही है उसका क्या कंसर्न है, उस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बताया, यानी कि उन्होंने एक तरीके से राइट टू हेल्थ बिल का पूरा विश्लेषण किया। ठीक है, द चैलेंजेस फेस्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन राजस्थान, की जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो इसका तो हमने कहीं जिक्र नहीं पड़ा, बस ये बोला कि लोगों को ये ज़रूर करना चाहिए कि उनको अपने हेल्थ प्रोवाइडर्स को इज्जत देनी चाहिए। ठीक है, उनको डिग्निटी के साथ में ट्रीट करना चाहिए, तो ये गलत है। द नीड फॉर बेटर हेल्थ केयर एजुकेशन फॉर यंग डॉक्टर्स, की यंग डॉक्टर्स को जो है हेल्थ केयर में ज़्यादा अच्छी तरीके की एजुकेशन की ज़रूरत है, तो ऐसा भी नहीं है। उन्होंने बस ये कहा कि हमें अपने यंग डॉक्टर्स को ये सिखाना पड़ेगा कि वो पेशेंट से कैसे एम्पैथी से बात करें। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप उनकी भावना को समझ के उसी हिसाब से उनसे बात करें, है ना। जैसे अगर आपके भाई बहन कोई हैं छोटे बड़े, वो अगर आपको अपनी परेशानी बता रहे हैं तो आप कैसे इमोशनल उनके साथ कनेक्ट होते हैं। हो सकता है कई बार आपकी आंखों से भी आंसू आ रहे होंगे, अगर वो रो रहे होंगे अपनी बात बताते बताते तो आप भी रो रहे होंगे। लेकिन जब हम ऐसे तो नॉर्मली डॉक्टर्स अच्छे से बात करते हैं, पर कई होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़े खड़ूस से डॉक्टर होते हैं, नेक्स्ट क्या, हाँ ठीक है ये हो गया, ये खा लेना, बस गए, है ना। बोलते भी नहीं, इनफैक्ट कई तो सिर्फ मेडिसिन लिख देते हैं, हम पूछेंगे कि हुआ क्या है, दवाई खा लेना ठीक हो जाएगा, नहीं बताते कुछ भी। तो वो चीज़ हटा के उनको एम्पैथी से के साथ बात करने की ज़रूरत है कि आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ राइट टू हेल्थ बिल ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर राइट टू हेल्थ बिल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं है। द एनालिसिस ऑफ राइट टू हेल्थ बिल इन राजस्थान, ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the alternative word for empower as used in passage? एम्पावर का मतलब क्या होता है, किसी को मजबूत बनाना, किसी को ज़्यादा शक्ति देना। ठीक है, अब वीकन कमज़ोर बनाना, एनेबल मतलब आपने किसी को एनेबल कर दिया कि वो ये काम कर सकता है अब। ठीक है, आपने किसी को छूट दे दी कि अब आप ये काम कर सकते हैं, एक तरह से उसको मजबूती मिल गई। डिसअलाउ का मतलब होता है आपने इसको प्रतिबंधित कर दिया, मैं इसको अलाउ नहीं, मेरी क्लास में फ़ोन्स अलाउड नहीं है, आई डिसअलाउ।
ठीक है, तो मतलब मैंने उसको अनुमति नहीं दी। हिंडर मतलब होता है रोकना या रुकावट रास्ते की, तो ये भी रोकना, ये भी कम करना, मना करना, ये कमजोर करना। एनेबल मतलब छूट देना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the synonym for the word legislate? अब legislate का मतलब होता है कि आपने कोई नियम बना के उसको लागू किया, ठीक है, कोई नियम बनाया और उसको लागू किया, प्लस। ओके। इनैक्ट, इनैक्ट मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, किसी चीज को एक्शन में लाना। रिपील, रिपील का मतलब होता है कि कोई जो लॉ है उसको आपने ऑफिशियली, ठीक है, कानूनी तौर से अब रद्द कर दिया है, कि ये पहले लॉ था अब ये कानूनी तौर पे रद्द हो चुका है, ठीक है, वो होता है रिपील। इनवैलिडेट, किसी चीज को ऑफिशियली इनवैलिडेट करना, मतलब किसी चीज को हटा देना, कानूनी तौर पे हटा देना, ठीक है। एबॉलिश करना मतलब किसी चीज को हटा देना, ठीक है, बंद कर देना, स्थगित कर देना, खंडन कर देना, एबॉलिश। तो इनैक्ट इज द करेक्ट वर्ड। एंटोनिम ऑफ इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड मतलब क्या होता है कि आपको इस चीज की जानकारी है, आपको इस चीज का ज्ञान है। तो इन्फॉर्म्ड का ऑपोजिट क्या आएगा? अनइन्फॉर्म्ड, अनअवेयर, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन 1 में दिखा रहे हैं अनअवेयर, ठीक है। एडुकेटेड मतलब आप पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। एनलाइटेंड मतलब आप जानकार हैं, ठीक है, ज्ञानी हैं, जानकार हैं। कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब भी मुझे मेरे ध्यान में है ये बातें, मुझे पता है, आई एम अवेयर ऑफ। तो अनअवेयर इज द करेक्ट आंसर। What is the meaning of tick several right boxes? अब हमने पढ़ा tick several right boxes यानी कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करें, ठीक है। यानी कि आप राइट बॉक्सेस क्या होते हैं? ये कोई डॉक्यूमेंट है, ये कोई प्रोसीजर है, इसमें आपको ये 7-8 चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। आपको अपना आधार कार्ड सबमिट कराना है, कर दिया। आपको पैन कार्ड करना है, कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस कर दिया। पासपोर्ट अपना कर दिया। पासबुक की कॉपी कर दिया। तो ये क्या हो गया? आपने सारे प्रोसीजर फॉलो कर दिए, आपने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए, यानी कि आपने जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया था वो फुलफिल कर दिया, ठीक है। कॉज कन्फ्यूजन और केओस, तो बिल्कुल नहीं होता। कन्फ्यूजन और केओस मतलब नहीं होता। अचीव सक्सेस विदाउट एफर्ट, बिना एफर्ट लगाए सक्सेस मिल जाना, ठीक है, वो भी नहीं है। मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इग्नोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग, की जब आप फैसला लें तो बहुत जो अहम फैक्टर्स हैं वो भी आपने दरकिनार कर दिए, इग्नोर कर दिए, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन टू रेज इट्स बेंचमार्क पॉलिसी रेट येट अगेन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन था कि उन्होंने अपने जो पॉलिसी रेट थे वो दोबारा बढ़ा दिया। बेंचमार्क क्यों बोला? कि इससे ज़्यादा हमने इससे पहले कभी बढ़ाए नहीं थे, फिर भी उन्होंने बढ़ा दिए। और ये क्या है? अल्बेट अ स्मॉलर क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट, हालांकि बहुत थोड़ा सा परसेंटेज पॉइंट बढ़ाया है, बट स्टिल रिफ्लेक्ट्स अ वेलकम रिजॉल्व इन स्टेइंग कमिटेड टू इंश्योरिंग ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी, कि फिर भी इसका स्वागत किया गया। हालांकि थोड़ा सा बढ़ाया पर बढ़ाया गया और इसका क्या किया? स्वागत किया गया। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि रिजर्व बैंक जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए कितना तत्पर है, कितना कमिटेड है। गिवन दैट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज प्राइमरी मैंडेट इज टू डैश, कि हमने देखा, क्या समझ में आया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनका प्राइमरी मुख्य उद्देश्य क्या है? कि रिटेल इन्फ्लेशन को 4% टारगेट पर क्या किया? बनाए रखा जाए, ठीक है, वहाँ पे मेजर किया जाए। तो यहाँ पे हो सकता है टू एंकर, या फिर और कोई वर्ड हो सकता है कि फिक्स करना है हमें 4% टारगेट पे। एंड दैट कोर प्राइस गेन्स हैव स्टेड डैश अबव, और कि उसको कितना करना है? हैव स्टेड डैश, कि वो इतने पर रहे, फिक्स रहे इतने पॉइंट पर, किसी परसेंटेज पर रहे, कितने पे? और ऑलमोस्ट एट 6, या तो वो फिक्स रहे या फिर लगभग 6% तक रहे फॉर 20 मंथ्स, पिछले 20 महीनों में वो इतने पर रहे, ठीक है। द रेट सेटिंग पैनल वोटेड बाय अ 4-2 मेजोरिटी, कि 6 बंदे थे और उसमें से 4 ने उसके पक्ष में बोला, 2 ने विपक्ष में बोला, ठीक है। तो यानी कि कितने की वोटिंग हुई? 4/2 की वोटिंग हुई।
टू कंटिन्यू टाइटनिंग पॉलिसी, जिसमें से 4 लोगों ने टाइटनिंग पॉलिसी के लिए इस पक्ष में बोला कि हाँ जी हम करते हैं और टाइट करते हैं, 2 ने बोला कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग इतना बोझ सह नहीं पाएंगे, अब नहीं करते। ठीक है, तो इस 4/2 का रेशो रहा। गवर्नर शक्तिकांत दास एम्फसाइज द डैश ऑफ द एमपीसीज, कि उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि क्या महत्वपूर्णता है ये एमपीसी ने जो फोकस बनाया हुआ है ना कि हम इतना करेंगे, हमें इन्फ्लेशन को कम करना है, ये जो उनका दृढ़ निश्चय है, ये जो उनकी सोचने की अभी है कि हमने ये करना ही करना है, उसकी क्या महत्ता है, क्यों करना चाह रहे हैं वो ऐसा। When he noted that medium-term growth prospects would be best strengthened by keeping inflation expectations anchored, कि जब उनने ये चीज़ बताई ना कि जो मीडियम टर्म के या मिड टर्म जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो और ज़्यादा मजबूत होंगे अगर हम एक्सपेक्टेशंस, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, मुद्रास्फीति है, उसको अगर हम एक पॉइंट पे बना के रखेंगे ना, जितना हमने टारगेट किया है 4% का, अगर इस पे बना के रखेंगे तो क्या होगा, हमारे मिड टर्म जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक है, और इससे कोर इन्फ्लेशन को ब्रेक करने में आसानी होगी। That inflation remains the key risk to growth outlook, और ये महंगाई का बढ़ना जो है ये ग्रोथ के ऊपर एक की रिस्क है, मतलब मुख्य इसके ऊपर रिस्क है कि हमारी ग्रोथ जो है इस वजह से रिस्क में आ सकती है। Notwithstanding the easing in the headline print for retail price gains over November and December was stressed by MPC, और ये जो है, ये जो हमने नवंबर और दिसंबर में कहा था कि अब आसान हो जाएगा, ग्रोथ आसान हो जाएगी, ठीक है, उसके साथ में मेल नहीं खाता। ठीक है, और ये किसने बताया, ये एमपीसी ने बताया। द पैनल पॉइंटेड टू द डिफ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइसेस इन एंड 2022, पैनल ने जो वेजिटेबल प्राइसेस के अंदर गिरावट आई 2022 के अंत तक में, उसकी तरफ भी इशारा किया, एंड कॉशन्ड that this trend could likely dissipate as summer approaches and prices harden, और बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है ज़रूरी नहीं है फॉलो हो, है ना, बिखर भी सकता है, अलग डेविएट भी हो सकता है। ठीक है, कब, जब समर आ रहे हैं, अब गर्मियाँ आ रही हैं, है ना, और गर्मियाँ आ रही हैं तो प्राइस क्या होंगे, और मजबूत हो जाएंगे और तेज़ हो जाएंगे। कमोडिटी प्राइजेस आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू सी अपवर्ड प्रेशर ग्लोबली, अब जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के प्राइजेस हैं वो भी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, गिवन लिफ्टिंग ऑफ मोस्ट कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, और जब हमने देखा कि कोविड रिलेटेड सभी रिस्ट्रिक्शंस अब हट चुकी हैं, खासतौर पे चाइना में, तब ये प्राइजेस क्या हो रहे हैं, ये और बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, स्पेसिफिकली द रीसेंट डैश इन द ब्रेंट फ्यूचर्स, ठीक है, एंड द इंटेंसिफाइंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट फॉरबिड्स forebodes the possibility that oil prices oil costs may well upset the RBI's assumption of an average price of $95 पर बैरल फॉर इंडियाज क्रूड बास्केट। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि इस खास तौर पे जो हमने रीसेंट ब्रेंट फ्यूचर क्या है कि ब्रेंट फ्यूचर एक तरीके का जैसे हमारा निफ्टी सेंसेक्स वगैरह होता है ना, वैसा है, तो कंपनी का नाम है ब्रेंट क्रूड फ्यूचर। तो उसके रीसेंट जो सर्वे या टारगेट्स या उनकी जो जैसे बोलते हैं आंकड़े आते हैं ना कंपनी के, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, तो वो उनको आंकड़े को देखा तो हमें ये पता चला, और ख़ासतौर पर जब यूक्रेन वॉर जब इंटेंस हो रहा है तो हमें ये चीज़ पता चली कि इंडिया के लिए जो क्रूड ऑयल बास्केट है, यानी कि कच्चे तेल की कीमतें हैं, जो भी जो हमने आरबीआई ने एजम्पशन करा था कि $95 पर बैरल तक रहेगा, वो बढ़ भी सकता है। ठीक है, और उससे भी हमें उदासी हो सकती है और ज़्यादा, यानी कि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो पहला है ऑप्शन कि कमिटी ने मैंडेटरी क्या बना रखा है, मैंडेटरी
टू डैश रिटेल इन्फ्लेशन टुवर्ड्स द 4% टारगेट, कि उन्होंने लेकर आना उसको 4% टारगेट की तरफ। तो पहला ऑप्शन है साइट। साइट मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को रेफर कर रहे हैं कि उनने ये कहा, उनने इसका हवाला देते हुए कहा, ठीक है, तो साइट। वैलिडेट यानी कि आपने इस चीज़ को स्वीकृति दे दी, आधिकारिक तौर पे आपने इसको स्वीकृति दे दी, आपने इसको आधिकारिक तौर पे हामी भर दी, ठीक है। स्टीयर, अब स्टीयर का मतलब होता है डायरेक्शन देना, ठीक है। अब डायरेक्शन, आप देखो स्टीयरिंग व्हील होता है, उसका काम गाड़ी को तेज या धीरे करना तो नहीं होता, बस उसका काम गाड़ी को इधर या उधर घुमाना होता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, गाड़ी को डायरेक्शन दे रहा है, या सीधे चलना है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन दे रहा है। स्टीयर मतलब डायरेक्शन देना। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आपने कुछ प्रेडिक्ट करा, आपने इसका आंकड़ा बताया कि ये आंकड़ा इतना रहेगा, वो क्या हो गया, प्रोजेक्ट। तो आप क्या कर रहे हैं, 4% पे स्टीयर कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड ब्लैंक है हमारा कि इन्फ्लेशन 4% टारगेट्स टू स्टीयर रिटेल इन्फ्लेशन टुवर्ड्स 4% टारगेट एंड दैट कोर प्राइस गेन्स हैव स्टेड डैश अबव और ऑलमोस्ट। अब ये स्टेड कहाँ होंगे, फिक्स रहे या तो फिर 6% पे, या फिर उससे ऊपर नीचे 6% तक रहे, ठीक है। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ के होने से पहले ही अपने सूझबूझ से बच गए आप उस चीज़ से, ठीक है। जैसे कई बार होते हैं ना कि मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं कि कोई किसी के ऊपर, आरोपी के ऊपर इल्ज़ाम लगा है और उसको पुलिस पकड़ने आई है और उसने पहले ही बेल ऑर्डर्स अपने तैयार करवा लिए, है ना। तो वो उसकी क्या रही, प्रोएक्टिव अप्रोच रही कि उसने जेल जाने से पहले ही अपने बेल ऑर्डर्स जो है वो करवा लिए तैयार, ठीक है। अनइंटरप्टेड यानी कि जिसमें बीच में कोई भी रुकावट ना हुई हो, यानी कि बिल्कुल रेगुलर, बिल्कुल साफ, एकदम सही से चलने वाला, एकदम कोई बीच में रुकावट नहीं। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ अब होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू हैपन। और स्टक मतलब कि एक जगह पे फिक्स करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारा जो इन्फ्लेशन था वो 6% पे रहा या फिक्स रहा, स्टक, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड है गवर्नर शक्तिकांत दास एम्फसाइज द डैश ऑफ द एमपीसी। तो उनने किस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करा कि क्या उसका, ऑप्शन फर्स्ट है सिग्निफिकेंस है, एमपीसी का क्या सिग्निफिकेंस है ये पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है, सिग्निफिकेंस। रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन जो दूर बैठे हुए हैं, आप उनको कुछ पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो जो मनी आपने उनको भेजे वो क्या हो गया, रेमिटेंस हो गया। ऑनसेट मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना, और ग्लूम मतलब होता है डिप्रेशन, और सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व क्या है। तो यहाँ पे शक्तिकांत दास ने एम्फसाइज करा, जोर दिया कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे होगा सिग्निफिकेंस ऑफ एमपीसीज डैश फोकस ऑन इन्फ्लेशन, कि एमपीसी का जो ये एकदम स्थिर जो फोकस है ना, उसका क्या महत्व है। तो जेनरिक, जेनरिक मतलब होता है कि जो बड़ा ही जनरल, आम, कॉमन। अनवेवरिंग यानी कि उनका जो बड़ा दृढ़, बिल्कुल अपनी जगह से हिल ना सकने वाला जो उनका निश्चय है ना, दृढ़ निश्चय है। रफ, रफ मतलब होता है डिफिकल्ट या टफ। और मेयर, मेयर मतलब होता है इनसफिशिएंट, ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पे आएगा अनवेवरिंग, जो इनका डिसीजन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये शक्तिकांत दास ने बताया। स्पेसिफिकली द रीसेंट डैश इन द ब्रेंट फ्यूचर्स, ठीक है, एंड इंटेंसिफाइंग यूक्रेन वॉर। तो अब अभी रिसेंटली या तो उनकी कोई रिपोर्ट आई है या उनका कोई ट्रेंड चल रहा है, क्या है वो देखते हैं। अप ट्रेंड, ठीक है, जो भी अप ट्रेंड मतलब हो गया कि अब जो ये राइज वाला जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कि अब बढ़ोतरी हो रही है, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, तो अब फ्यूल प्राइसेस में भी बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है। तो अप ट्रेंड मतलब जो अभी ऊपर की तरफ उछाल वाला जो ट्रेंड चल रहा है, ओके। सेंटिमेंट यानी कि हमारे इमोशंस, राइट, ओपिनियन हमारा, व्यू हमारा। टर्मोइल यानी कि जो उठापटक चल रही है, जो डिस्टर्बेंस, केओस चल रहा है। अलायंस, अलायंस मतलब गठबंधन, गठजोड़, किसी के साथ में हाथ मिलाना,
तो यहाँ पे जो अभी रिसेंट ब्रेंट फ्यूचर्स का जो अप ट्रेंड चल रहा है, यानी कि उछाल वाला जो ट्रेंड चल रहा है। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. ठीक है, she inquired whether, उसने पूछा, उसने जानकारी मांगी कि anyone has seen her baby। अब देखो, अगर तो ये डायरेक्ट में आप बोलते तो क्या बोलते आप इसको, कि उसने पूछा कि क्या किसी ने मेरा बच्चा देखा है। She asked if anyone has seen my baby। ठीक है, ये होता। अब आप देखो, जब ये डायरेक्ट में है तो क्या पूछ रही है कि शी आस्क्ड इफ एनीवन हैज सीन। डायरेक्ट में है तो हैज सीन यूज हुआ है, जो कि क्या है हमारा। अब ये हैज सीन जो है पास्ट टेंस वाला, जब हमारा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, शी इंक्वायर्ड वेदर एनीवन हैड सीन। ठीक है, हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैड सीन हर बेबी। ओके, जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ तो पास्ट टेंस जो था वो पास्ट परफेक्ट में बन गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द शॉपकीपर ऑफर टू एक्सचेंज ईदर द गुड्स और द मनी। अब यहाँ पे देखो, आपने ईदर की प्लेसिंग को देखो, आइदर जी की जो प्लेसिंग हुई है, पूरे शॉपकीपर ने उसको ऑफर करा कि वो एक्सचेंज करेंगे या तो गुड्स या फिर रिफंड करेंगे मनी। तो एक्सचेंज करेंगे के साथ में 2 ऑप्शन होने चाहिए थे, या तो फिर, है ना, नहीं तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं शॉपकीपर ऑफर टू आइदर एक्सचेंज द गुड्स और रिफंड द मनी। यानी कि शॉपकीपर ने उसको 2 ऑप्शन दिए, या तो वो आपके गुड्स एक्सचेंज कर देंगे या फिर वो आपका पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये ऐसे होना चाहिए था। लेकिन जब यहाँ पे आइदर आ रहा है तो वो एक्सचेंज में 2 ऑप्शन दे रहे हैं उनको। ठीक है, तो एक्सचेंज में तो 2 ऑप्शन मिले नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन तो वो रिफंड मनी करेक्ट बोल रहे हैं। सो ये गलत है, स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। यहाँ पे होना चाहिए आइदर ऑफर टू आइदर एक्सचेंज द गुड्स और रिफंड द मनी। चर्चिल वॉज one of the greatest war leaders। अब इसमें देखो कोई एरर नहीं है, क्योंकि चर्चिल के बारे में बताया गया है कि वो युद्ध के दौरान के जो कुछ गिने चुने अच्छे लीडर्स थे उनमें से एक थे। ठीक है, तो चर्चिल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर लीडर्स। सही है, नो एरर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। ठीक है, 1 word बताना है, एक स्टेटमेंट सेंटेंस मीनिंग दिया है उसका आपने 1 word बताना है। रन और मूव विद लॉन्ग बाउंडिंग स्ट्राइड। ठीक है, बहुत तेज तेज लंबे लंबे कदम लेके भागना या दौड़ना, ठीक है, या चलना। ओके, तो अब पहले हम देखते हैं बर्गियोइस का मतलब होता है कि आप मिडिल क्लास के मेंबर हैं। ठीक है, आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। लोप, वो ये लंबे लंबे कदम लेके चलना या दौड़ना, लोप। वर्बेटिम, वर्बेटिम का मतलब होता है कि जो आप ट्रांसलेट करते हैं ना एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, उसको हम दूसरा वर्ड ट्रांसलेशन के अलावा भी वर्बेटिम भी बोलते हैं। ठीक है, डिप्रेव्ड का मतलब होता है कि बहुत ही बैड मॉरल्स। ठीक है, किसी के जो मॉरल वैल्यूज़ है वो बहुत ही बुरी हैं, यानी कि उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, उनको सिखाया नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे लोप बी इज द करेक्ट आंसर। टेक ग्रेट प्लेजर। अब टेक ग्रेट प्लेजर का मतलब होता है, ऑप्शन दे रखे हैं। क्लॉक रूम, क्लॉक रूम क्या होता है,
आप रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड में गए होंगे, वहाँ पे अगर आपने सपोज करो आपकी ट्रेन आने में भी टाइम है, आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा मार्केट जाया हूँ, तो आपके पास लगेज है, तो वो लगेज आप कहाँ रखेंगे? क्लॉक रूम में। वो आवर के हिसाब से, मिनट्स के हिसाब से, घंटे के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं कुछ फीस, ठीक है, तो वो होता है क्लॉक रूम। इसके अलावा रेवल, रेवल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में बड़ा ही आनंद ले रहे हैं, प्लेजर ले रहे हैं, आप अपनी स्टडी में बहुत आनंद ले रहे हैं। एलियन, एलियन हम सबको पता है परग्रही, जादू आया था इंडिया में, है ना, तो ऋतिक रोशन के साथ मिलके उसने मूवी बना डाली, तो ये वो भी एलियन होता है। इसके अलावा एलियन, अगर हमारे देश में कोई विदेशी बंदा आता है, पर्सन होता है, वो भी एलियन कहा जाता है, ठीक है। कोई दूसरी भाषा का, प्रांत का, दूसरे रीजन का कोई भी पर्सन है, वो एलियन कहा जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि बहुत ही एकदम, ये पर्सन एकदम आइडल है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, हर तरह से आइडल है, ठीक है, तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, रेवल, इज द करेक्ट आंसर। Better ties with Canada are clearly on agenda for government, with the External Affairs Minister S. Jaishankar hosting Canadian Foreign Minister Melanie Joly for bilateral talks in New Delhi। ठीक है, कि कनाडा के साथ में अगर हम अच्छे रिश्ते बनाते हैं तो वो हमारा एक पॉलिटिकल एजेंडा है, उसको डील कर रहे हैं, ठीक है। और वो डील, पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो कैसे पता चल रहा है कि जब वहाँ के मिनिस्टर आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर आए हैं कनाडा के, कौन है? मेलेनी जॉली है, ठीक है, वो आए हैं यहाँ पे इंडिया में, और उनके साथ में द्विपक्षीय वार्ता कौन करेंगे? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर करेंगे, ठीक है। दिस विजिट ऑफ मिस जोली who will be in Delhi again for G20 foreign ministers meeting in March। तो ये जो मीटिंग है जोली के साथ में, जोली की जो ये विजिट है, जो दिल्ली में दोबारा फिर आएंगी, कब आएंगी? जब G20 की मीटिंग्स होंगी यहाँ पे, तो वहाँ उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी मार्च में, तब वो फिर आएंगे। एज इंडिया रैम्प्स अप इट्स इंटरनेशनल आउटरीच इन द ईयर ऑफ इट्स G20 प्रेसिडेंसी। अब बोल रहे हैं कि इंडिया जैसे तैयारी कर रहा है, जैसे अपनी तेज़ी पकड़ रहा है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस अपने बढ़ाएं, अच्छे करें, मजबूत करें, इंटरनेशनली अपनी पकड़ मजबूत करें, तो जब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है उस दौरान पे हम ये और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास एक, इंडिया के पास G20 की मेंबरशिप है, होस्टिंग का चांस है, प्रेसिडेंसी है, और हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करने की पकड़ है। तो उस टाइम पे कनाडा के साथ में अगर बेटर टाइज होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे गवर्नमेंट का एजेंडा है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसमें हमारा क्या है, इस वक्त जयशंकर जी मीटिंग करने वाले हैं कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली के साथ में। ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया पी, ठीक है। इसके बाद एंड लेटर अगेन टू अकम्पनी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फॉर द G20 समिट। मार्च में आएंगे, उसके बाद फिर से आएंगे ये जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में आएंगे G20 समिट के लिए, ठीक है, तब ये फिर आएंगे। तो मेलेनी जोली की फिर पहली विजिट ये हो गई, ठीक है, ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया। और इसके बाद में वो जब दोबारा आएंगे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में, तो वो हो गई फोर्थ स्टेटमेंट। तो RPQS, RP, अब ये एक A स्टार्ट हो रहा है R से और एक D स्टार्ट हो रहा है, बाकी दोनों तो हटा ही दो, ठीक है। RPSQ, RPQS, ऑप्शन D इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 22, द लास्ट टाइम चाइना's population saw a decline was in 1961 in the midst of a devastating 4-year famine following Mao's failed Great Leap Forward। ठीक है, यानी कि 4 साल का जो है खाने पीने की चीज़ों का अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है, फेमिन था। उस टाइम पे पहली बार चाइना की पॉपुलेशन कम हुई थी, डिक्लाइन हुई थी, और कब हुई थी? 1961 में। और 4 साल तक वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की कमी रही, फेमिन रहा। उसके बाद में क्या हुआ कि माओ, जो उस टाइम के लीडर थे वहाँ के, उनका ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाला जो कैंपेन था वो फेल हो गया, ठीक है। और उस दौरान पे पहली बार चाइना की पॉपुलेशन कम हुई थी। द लेटेस्ट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन हाउएवर इज नो ब्लिप, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट डिक्लाइन हुआ है चाइना की पॉपुलेशन, वो ऐसा नहीं कि वो स्थायी है, वो बड़ा ही अस्थायी है।
बीजिंग अनाउंस्ड on January 17 that births in China last year dropped by more than 10% to 9.56 million. ठीक है, यानी कि पिछले साल 2022 में जो बर्थ हुए वो कितने हुए, वो 10% तक गिरावट आ गई और कहाँ पहुँच गए, 9.56 मिलियन पे पहुँच गई विद 10.41 मिलियन डेथ्स। और कितनी डेथ्स हुई हैं, 10.41 मिलियन। द श्रिंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय as much as 8,50,000 in 2022 marks a watershed moment with lasting consequences for China and the world। जो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, आपको पता है वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलस कंट्री चाइना है, फिर इंडिया का नाम आता है। तो अगर ये इसके अंदर इतना बड़ी संख्या में अगर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो ये बड़े ही गंभीर स्थिति है, बड़े ही बहुत बड़ी बात है, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि जिसके परिणाम जो हैं वो चाइना समेत पूरी दुनिया को देखने मिलेंगे। ठीक है, ये उनका कहना है। अब देखते हैं, देखो चाइना की पॉपुलेशन के स्टार्ट करा कि उनका लास्ट टाइम जो डिक्लाइन हुआ था 1961 में हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, और क्या क्या कारण रहे थे उसके और क्या हुआ था उस दौरान पे वो बता दिया। ठीक है, इसके बाद कि जो भी लेटेस्ट डिक्लाइन हुआ है ये स्थायी नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने बता दिया, क्यों सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन का जो ये गिरना है आंकड़ा, ठीक है, ये हमारे लिए नहीं, सिर्फ चाइना के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया। और बीजिंग ने 17 जनवरी को ये अनाउंस किया कि चाइना में इतनी इतनी पॉपुलेशन कम हुई है, यानी कि 10% बर्थ कम हो गए हैं और 10.41 मिलियन डेथ्स हो गई हैं। ठीक है, तो ये उसका आंकड़ा उन्होंने दिया। सो PQSNR, PQSR, P से स्टार्ट होने वाले B and C हैं, PQRS, PQSR, ऑप्शन C इज करेक्ट। लतिका सेड टू हिम, अच्छा इसमें क्या करना है, ये अगर डायरेक्ट में दिया है तो इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में दिया है तो डायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, लतिका सेड टू हिम आई गॉट अ हेफ्टी डिस्काउंट ऑन दिस टेलीविजन। अब लतिका ने कोई टेलीविजन दिखाते हुए कहा, या दिखाते हुए या उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे इसके ऊपर बहुत भारी भरकम डिस्काउंट मिला है। ठीक है, ये उसने कहा। अब क्या होगा, आपको लतिका ने बताया, मैंने अपना ये लैपटॉप आपको दिखाते हुए बताया, मेरा लैपटॉप है, मैंने इसको दिखाते हुए बताया कि मेरे को इसके ऊपर ना बहुत भारी भरकम डिस्काउंट मिला। आप थर्ड पर्सन से बात करेंगे तो आप वो लैपटॉप साथ में लेके थोड़ी जाएंगे दिखाते हुए, तो आप बोलेंगे जो उसके पास लैपटॉप है ना, यानी कि वो जो लैपटॉप है उसके ऊपर उसको बहुत भारी डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो लतिका टोल्ड हिम दैट शी हैज गॉट अ हेफ्टी डिस्काउंट ऑन दैट टेलीविजन। ठीक है, या फिर लतिका टोल्ड हिम दैट शी हैज नहीं आएगा, शी हैड आएगा। ठीक है, लतिका टोल्ड हिम दैट शी इज गेटिंग, उसको मिलने वाला है या अभी मिल रहा है। ठीक है, उस टेलीविजन के ऊपर उसको बहुत भारी डिस्काउंट मिल रहा है। या फिर लतिका टोल्ड हिम दैट शी हैड गॉट अ हेफ्टी डिस्काउंट ऑन दैट टेलीविजन। सही है ये बिल्कुल। लतिका टोल्ड हिम दैट शी हैज गॉट अ हेफ्टी डिस्काउंट ऑन दिस टेलीविजन। दिस का मतलब तो यहाँ पे यही हो गया कि आप टेलीविजन को साथ में लेके चले हुए हो कि भाई लतिका ने बताया कि उसको इस टेलीविजन के ऊपर बहुत भारी डिस्काउंट मिला, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इज गेटिंग उसको भी मिल भी नहीं रहा है, उसको मिल चुका है ऑलरेडी, तो ये भी गलत है। हैज नहीं आएगा, हैड आएगा, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। काव्या सेड टू हर हस्बैंड आई डोंट माइंड बीइंग अ बिजी वुमन। काव्या ने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे बिल्कुल ऐतराज़ नहीं है कि मैं बहुत बिजी हो गई हूँ, इस चीज़ से मुझे बिल्कुल ऐतराज़ नहीं है। ठीक है, तो काव्या ने अपने हस्बैंड को क्या बोला कि शी डिड नॉट माइंड बीइंग अ बिजी वुमन। ठीक है, उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि उनको बिजी होना बुरा नहीं लग रहा। काव्या टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी हैड नॉट माइंड बीइंग अ बिजी वुमन। गलत हो गया, डोंट है तो डोंट को अब आपने चेंज करना है तो डिड नॉट ही आएगा ना। ठीक है, काव्या टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी डू नॉट माइंड बीइंग अ बिजी वुमन, ये भी गलत है।
काव्या सेड टू हर हस्बैंड शी डिड नॉट माइंड बीइंग अ बिजी वुमन, कि काव्या ने अपने पति से कहा या उसने उनको बताया, ठीक है। तो काव्या टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी डिड नॉट माइंड बीइंग अ बिजी वुमन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल, मेरे भाई को फुटबॉल पसंद है, तो फुटबॉल इज लाइक्ड बाय माई हस्बैंड। अब इज क्यों आएगा, क्योंकि उसको अभी भी पसंद है, ऐसा थोड़ी कि उसको पहले पसंद थी अब नहीं पसंद, उसको अभी भी पसंद है, ठीक है। फुटबॉल वॉज लाइक्ड बाय माई हस्बैंड, तो ये पास्ट टेंस में हो गया, गलत है। फुटबॉल इज लाइक, लाइक नहीं, इज लाइक्ड, ठीक है, बाय माई हस्बैंड, बाय माई ब्रदर, गलत। फुटबॉल वॉज लाइक माई ब्रदर, कि फुटबॉल मेरे भाई जैसा ही था, तो ये भी गलत है। फुटबॉल इज लाइक्ड बाय माई ब्रदर, मेरे भाई द्वारा पसंद किया जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। पीडीएफ जैसा कि आपको बताया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी आर्टिकल के आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। इसके अलावा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और आज के सेशन में इतना ही। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।